जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इन दिनों हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट को पहले चूज किए हुए हैं और उसमें 6 क्लास के एनसीईआरटी को कंप्लीट करने वाले, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। आज हम थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और किन किन टॉपिक को आपको सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, अपने नोट में ऐड करके रखना है, या यूं कहो कि आपके पास अगर बुक है तो उस बुक में टिक करके रखना है कि आपका ध्यान वहां पर बार बार जाना चाहिए। 2-4 बार ध्यान जाएगा, आपको वो चीज याद हो जाएगी। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थर्ड चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। स्टार्ट में जो नगर बसे थे, किस तरीके से थे, क्या थे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के मन में कुछ सवाल आते हैं, उन्हीं को देखते हुए या उन्हीं सवालों से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। जसपाल और हरप्रीत, ये दोनों बच्चे हैं, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। यहाँ पर सवाल और टॉपिक दोनों ही क्लियरली बताया गया कि बच्चे जिस घर को खंडर समझ रहे थे, जो जानकार हैं, जो इस बारे में जानते हैं, उस घर को देखकर कह रहे थे कि कितनी सुंदर नक्काशी है, कितने अच्छे से बनाया गया है। उस टाइम पर भी लोग इतनी सारी चीजें जानते थे। सरकार को इसे सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए, इस तरीके से बातें चल रही हैं। तो अब बच्चों के मन में तो आएगा ही आएगा कि आखिर इस भूतहा टाइप के घर में लोगों का इंटरेस्ट क्यों है, क्यों इस पर लगाव है। तो यहां से ये टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहले हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा के बारे में जब से आपने क्लासेस मतलब कि हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी चीजें पढ़ी या सुनी होगी तो वहां से ये शुरू हो जाती है। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा में ऐसा क्या था जिसकी चर्चा आज भी चलती है। तो ये हम दिनों दिन जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट करेंगे, आपको सभी चीजों का नॉलेज होते जाएगा। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। ये तो सभी को पता है कि पुरानी इमारतें अपने आप में ही ये कहानी बता रही होती हैं कि वो कैसे बनी हैं, किस दौर पे बनी थी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, खुदाई हो रही थी, तो उस टाइम पर जो इंजीनियर थे उनको हड़प्पा से रिलेटेड कुछ स्थान मिले थे जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी आप हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे होते तो उनमें थोड़ी चीजें छेड़खानी भी हो गई हैं, क्योंकि रेलवे लाइन जब बिछाई जानी थी तो उससे बहुत सारी ईंटें निकाल ली थी इंजीनियरों ने। उन्हें नहीं पता था कि सदियों पुराना एक सभ्यता का ये घर है जो हमारे इतिहास से रिलेटेड है, इस पर खोज होनी चाहिए। वो तो बाद में पता चला कि ये क्या चीजें थी। तब तक काफी सारे नगरें थे जो नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। 150 साल पहले ईंटें उखाड़ लिए गए और 80 साल बाद पता चलता है कि अच्छा, ये सदियों पुरानी किसी सभ्यता का नगर था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया।
इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले और यहाँ 150 साल पहले, कितना अंतर है। 4700 साल पहले जो चीजें बनी थी वो आज भी हमें मिल रही हैं। तो कितने अच्छे से चीजों का निर्माण हुआ था जो आज भी टिकी हुई थी। और ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे कि जमीन में गड़ गई और आज हमें जो मिल रही हैं उनमें काफी सारी चीजें सुरक्षित है। सवाल तो आता है मन में। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये केवल सवाल है, इस पर आपको एनसीईआरटी के बेस पे ध्यान अभी नहीं देना है। यहाँ पर आप देखना, एक इमेज है, मानचित्र है, इमेज बोल सकते हो, जो भी है। ये किस तरीके से है, कितना बड़ा है। ये मानचित्र तीसरा है और उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर का है। यहाँ पर ये सिंधु नदी लिखा है, तो इससे आपको पहले के चैप्टर से याद आया होगा कि ये पाकिस्तान का एरिया है और पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है, जहां पर 5 नदियां आकर मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। ये सभी नदियां आकर के मिलती हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो, सोतकाकोव, ये सब कहाँ पे हैं? ये सब पाकिस्तान में है। यहाँ पर ये हड़प्पा से रिलेटेड नगर को दिखाया गया है। हड़प्पा से रिलेटेड जितनी सभ्यताएं थी, कहाँ कहाँ पर मिली, उनके जगह को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि ये हड़प्पा है, गंवेरी वाला है, चन्हूदड़ो है, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब कुछ हड़प्पा से रिलेटेड है। यहाँ पर भी इसके बारे में बता दिया गया है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। ये इस मानचित्र में जो चीजें दिखाई गई हैं उसके बारे में बताया गया। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हुए हैं। क्या क्या मिले हैं? पत्थर के बाट मिले हुए हैं, ऐसे ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग से चित्र उकेरे गए हैं, मोहरे मिले हुए हैं, मनके मिले हैं, तांबे मिले हुए हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं। इसी वजह से यहाँ पर आदि लिख दिया गया है। अब इसके बाद कुछ और चीजों पर ध्यान देते हैं हम। इन नगरों की विशेषता क्या थी, क्यों हम इस पर ध्यान दे रहे हैं? एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 4700 साल पुरानी चीजें हैं। तो इंटरेस्ट तो बढ़ता ही है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था, कैसे इंसान थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, और इतने सालों पहले भी इंसान थे या नहीं थे, ये सब कुछ कौन नहीं जानना चाहेगा। हर वो इंसान जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है पुरानी चीजों को जानने में, तो वो इंटरेस्ट रखता है। हर बच्चा ये जानना चाहेगा कि पहले क्या हुआ था। वैसे ही है कि यहाँ पर जो हमें हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड नगर मिले हुए हैं, उन नगरों में क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्यों हम उस पर ध्यान दें या वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हमें ध्यान देना। चलिए, हमारा ये टॉपिक है कि नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। नगर को कम से कम 2 भागों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। यहाँ पर सिविल सर्विस से रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ पर इसे आपको अपने बुक में टिक कर लेना चाहिए। जो हड़प्पा नगर थे उसकी क्या विशेषता थी? सबसे पहले कि जो भी नगर थे वो कम से कम 2 भागों में बटे हुए थे। एक पश्चिमी भाग था। पश्चिमी भाग क्या हुआ करता था? ऊंचाई पर बना था लेकिन छोटा था। और पूर्वी वाला हिस्सा बड़ा हुआ करता था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऐसे समझ सकते हैं कि पश्चिमी वाला हिस्सा ऊंचे पे है और पूर्वी वाला हिस्सा नीचे पे है, और ये वाला हिस्सा जो है जिस पर मकान बना है, नगर बना हुआ है, वो छोटा है। नीचे वाले हिस्से में जो बना हुआ है, मकान, नगर बने हैं, वो बड़ा है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो ऊंचाई पे उसे दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। निचले वाले हिस्से को निचला नगर। यहाँ पर ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, ठीक है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो अब यहाँ पर चाहे ऊंचला वाला शहर हो चाहे नीचा वाला शहर हो, दोनों की
चारों तरफ दीवारें थी और ये दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इसकी ईंटों में इतनी अच्छी पकी थी, इसकी जो ईंटें थी इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। आज की ईंटों पर आप देखेंगे तो आप कुछ दिनों तक पानी में अगर छोड़ दिए तो ज्यादातर सी ईंटें पिघल से जाती हैं, मतलब कि भुरभुरी हो जाती है, पानी में बह जाती हैं। अच्छे से उनको पकाया नहीं जाता है, जल्दी के चक्कर में, पैसों के चक्कर। और यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे ईंटें इतनी अच्छे से पकाई गई, इतनी अच्छे से कि 4700 साल बाद भी हमें जब मिली हुई है तो वो एक अच्छी स्थिति में मिली हुई। आखिर ऐसी क्या कारीगरी थी, वो क्या जानते थे, ऐसा क्या करते थे जो इतने सालों तक चला। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। यहाँ पर जो दीवारें हैं, जिस दीवार ईंटें रखी जा रही हैं तो उनके बीच में हम सीमेंट रखते हैं, उसी तरीके से उस टाइम पर कुछ ऐसा करते थे जिससे दीवारें जो थी मजबूत रहती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। मोहनजोदड़ो में देखा गया कि एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसे स्नानागार, महान स्नानागार का नाम दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, महान स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो में है, ये इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर इस महान स्नानागार के बारे में भी बताया जा रहा है, किस तरीके से प्लास्टर चढ़ाया गया था, चारकोल चढ़ाया गया था ताकि उसमें रिसाव नहीं हो। इन चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया था। तो यही चीजें आपको याद रखनी है सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी चीजें स्टेटमेंट में देगा। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। तब उस टाइम पर एक बड़ा तालाब, उसमें कुएं से निकाल के पानी भरना, यूज करना, उसके बाद उसका पानी निकाल देना, बहुत बड़ी बात थी। पानी रिसाव नहीं हो, इधर उधर चला नहीं जाए, खत्म नहीं हो जाए। चारकोल लगाए हुए इस तरीके से बनाया गया कि आज भी है। चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई जैसे तालाब में घाट होते हैं। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरीके से जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं इसलिए रही होगी कि कुछ स्पेशल ओकेशन रहा करता था या रहा करता रहा हुआ होगा, कुछ स्पेशल ओकेशन, त्योहार रहा करता रहा होगा। उस टाइम पर इसमें ये लोग नहाते धोते रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके से रोजाना कैसे किया जा सकता है। उस पर तालाब में से पानी निकालना और उतनी ज्यादा मात्रा में पानी फिर उससे बाहर निकाल देना, मतलब तालाब से बाहर पानी निकाल देना। तो इस पर काफी सोच विचार करके ये बात कही जा रही है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो सारी इंपॉर्टेंट है एंड यूपीएससी कहीं से भी उस लाइन को उठा सकता है कि स्टेटमेंट के तौर पे। अब बताइए सही है या नहीं। तो कहानी के तौर पर अभी जो पढ़ रहे हैं ना, आपको काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी। और उसके बाद क्या है कि कुछ चीजें हो सकता है भूलें, कंफर्म करना हो तो आप दोबारा रिवाइज कर लेना। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। अब बात कर रहे हैं अग्नि कुंड की। तो कालीबंगा और लोथल ये दो जगह ऐसे हैं जहां पर से अग्नि कुंड मिले हैं। ये आपको याद रखना है। संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। दो जगहों से अग्नि कुंड मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इन 3-4 जगहों से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जहां पर अनाज इकट्ठा किए जाते थे। तो पानी के बारे में हमें पता चला, आगे के बारे में हमें पता चला और भंडार गृह के बारे में, खाना के बारे में हमें पता चला। अब महान स्नानागार के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो ये है। यहाँ पर ये महान स्नानागार इस तरीके से चित्र में दिखाया गया, वो भी काफी चीजें बर्बाद हो जाने के बाद ये इतना बचा हुआ है। सोचो वास्तविकता में कितना बड़ा किस तरीके से रहा होगा। ये बीच में है जिसमें पानी भरा जाता था। इधर से सीढ़ियां हैं और इधर से भी सीढ़ियां हैं। ये दोनों सीढ़ियों के तौर से यहाँ से उतरा जा सकता था, इससे पानी भी निकाला जाता था। चारों तरफ यहाँ पर रूम थे, जो अब थोड़ा सा बिगड़ चुका है, लेकिन इसके चारों तरफ रूम है।
तो क्यों है, किस तरीके से हैं, यही सब विचार करके कह रहे हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ अच्छे त्योहार वार रहा करता रहा होगा, कोई विशेष अवसर रहा करता रहा होगा, तब इसका यूज होता रहा होगा। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जो घर हैं 1 मंजिल होता था या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जैसे आज भी देखोगे कि बीच में घर का आंगन होता है, चारों तरफ घर होता है, कमरे होते हैं, उसी तरीके से पहले भी चलता रहा है। तो यूं समझ सकते हो कि पहली वाली चीजें हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि ये सालों सदियों पुराना ये डिजाइन है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इसके बाद कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। जैसे अभी नाले हैं, वैसे ही वहां पर जब कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो जैसे एरिया में देखा गया तो देखा गया वहां पर बड़े बड़े नाले थे, कुछ छोटे नाले भी थे, सीधी लाइन में बने हुए थे, ढके हुए थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, कुछ इस तरीके से कि पानी जहां से बहे तो ढलान की तरफ जाते जाए, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो बड़े नाले हुआ करते थे सड़कों से गुजरते थे, हर घर से होकर गुजरते थे, तो घर की नालियां उससे मिला दी जाती थी। आज भी ऐसा गांव में चलता है, शहरों में चलता है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। ये मेन होल, सफाई के लिए मेन होल भी बना हुआ करता था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कहीं पर घर बना लिए, बाद में बनाया नाली बना लिए, बाद में बनाया उसमें मेन होल बना दिए। जब नगर बसाए गए तो शुरू से ही ये दिमाग चला लिया गया कि घर कहाँ पे रहेगा, नाला कहाँ पे रहेगा, मेन होल कहाँ पे रहेगा, बाकी घरों की नालियां कितने साइज में रहेंगी, कैसे ढलान रखी जाएगी कि सब कुछ जितने घरों की नालियां हैं बड़े वाले नाले से आकर के मिले। ये सब कुछ सोच विचार करके फिर घर बनाए गए थे। अब है नेक्स्ट, नगरीय जीवन। अब जिंदगी कैसे जीते थे, क्या था, इसके बारे में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। तब नगर में रहने के बारे में बात चल रही है कि कुछ इस तरीके से लोग रहा करते थे होंगे कि काफी हलचल रहा करती रहेगी, जो नगर बनाने के लिए सोचते विचारते रहे होंगे। और ज्यादातर से सोचा जा रहा है कि ये जरूर शासक टाइप के लोग रहे होंगे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। लिपिक कौन होते हैं, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हड़प्पा के टाइम पर लिपिक भी रहे होंगे, अनुमान लगाया जाता है, जो मोहरों पर डिजाइन बनाते थे, लिखते थे। और उसके अलावा कुछ और भी चीजें रहा करती थी जिसपे लिखते रहे होंगे, अनुमान लगाया जा रहा है, जो अब इतने लंबे समय में मिट चुकी हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। अब शासक है तो जाहिर सी बात है आसपास नगरों में और भी बाकी आम जन भी रहे होंगे, जो कुछ ना कुछ चीजें बनाते रहे होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। इमेजेस दिखाए गए हैं किस तरीके से नाले थे, किस तरीके से कुआं। यहाँ पर इमेज के नीचे बता दिया गया है कि ऊपर जो इमेज है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है, और यहाँ पर एक कुआं है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। यहाँ पर बताए गए ये हड़प्पा की एक मुहर है जिसमें खास लिपि में इसे लिखा गया है, और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है।
इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हुए हैं। और दाईं ओर ये जो इमेजेस बनी हुई हैं ये पक्की मिट्टी के खिलौने, उस टाइम के खिलौने हैं। इसके बाद है नगर और नए शिल्प। यहाँ पर भी काफी चीजें बताई गई हैं, इमेजेस के माध्यम से समझाई गई हैं। सबसे पहले यहाँ देखना, ये सफेद रंग की बाट है। इमेज में बताया गया है कि पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया। ये तो है, बहुत अच्छे से बनाया गया। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। चर्ट पत्थर होता है जिससे ये बाट को बनाया गया था, ये बाट है। और यहाँ पर जो इमेज है, यहाँ पर बाएं में ये मनके हैं, ये मनके हैं। इनमें कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। ये कई कार्निलियन पत्थर से बना हुआ है और पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। ये मनके हैं, बड़ी मुश्किल से पत्थरों को घिस घिस करके पता नहीं कैसे बनाए हैं। इसे फिर आभूषण के तौर पर यूज किए हुए हैं। और ये इमेज, ये क्या चीज है? पत्थर के धारदार फलक हैं। ये पत्थर के धारदार फलक हैं उस टाइम के हिसाब से। और नीचे, यहाँ पर एक नीचे इमेज है, ये इमेज में कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं एक पुरुष है। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आपको ध्यान रखना है। और वैसे देखा जाए तो सोने चांदी तो आज भी गहने बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। शंख, तांबे, कांसे, इन टाइप की जो धातुएं थी वो उस टाइम के यूज की जाती थी, ये भी हमें पता चल गया। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। तो ये फलक, ये है मनके और वो है बाट। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। पत्थर की मोहरें मतलब किसी चीज को एक तरीके से ऑफिशियली बताने के लिए। तो ये मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, याद रखना है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ के बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था, जो कि अब पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के ऐसे सीमा के पास है जहां से गुजर करके ईरान भी जाया जा सकता है। तो ये मेहरगढ़ में कपास की खेती होती रही होगी, ये बताया जा रहा है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मतलब ये है कि जो यहाँ पर मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ में जो कपास की खेती हुई होगी उससे रिलेट करके देखा गया कि जो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेट है। और कुछ चांदी के फूलदान के ढक्कन मिले हुए हैं, उनमें भी कपास के कपड़े मिले हुए हैं, टुकड़े मिले हुए हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। तो यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि विशेषज्ञ किसे कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, आपने उस इमेज में देखा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इसे आम जनता बनाई हो, उस पर कुछ विशेषज्ञ लोग रहे होंगे, वो लोग बनाए होंगे। तो एक 4700 साल पुराने देखा जा रहा है कि इतने समय पुराने लोग भी उस टाइम पर भी विशेषज्ञ थे। इतनी अच्छी कारीगरी थी उस टाइम पर भी। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही।
शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। यह अनुमान लगाया जा रहा है, क्या असलियत है पता नहीं। आज के टाइम में देखो, पुरुष ज्यादा मात्रा में दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। फेयंस क्या होता है, यहाँ पर यह भी बता दिया गया है। पत्थर और शंख प्रकृति तौर पर पाए जाते हैं, ये तो पता होगा, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? बालू या सफस्टिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयंस क्या होता है? बालू से तैयार किया गया है। यहाँ पर बालू में गोंद मिलाकर तैयार किए, फिर उस पर हल्के रंग चढ़ाए गए और उसे चिकनाई दी गई। तो यहाँ पर ये जो इमेज है ये फेयंस का है। इसके बाद है नेक्स्ट, कच्चे माल की खोज में। अब कच्चे माल की खोज में लोग क्या किया करते थे, इसके बारे में बात करते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। और हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। देखा गया कि हड़प्पा में जो चीजें मिली हुई हैं उनमें काफी सारी चीजें तो हड़प्पा वासी अपने आसपास ही सब कुछ ले लेते थे, मतलब कि उसकी व्यवस्था वही थी। लेकिन कुछ चीजें थी जो देखा गया कि वहां तो नहीं थी, इसे दूर से आयात किया गया है। तो देखा गया कि जैसे कि जो धातुएं हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब चीजें बाहर से आई हुई हैं। तो लोग आयात जैसी चीजों को भी जानते थे, इससे ये पता चलता है। इसके बाद हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, अनुमान लगाया जाए, क्योंकि राजस्थान में भी हड़प्पा स्थल मिले हुए हैं और जो वहां धातु मिले हैं हड़प्पा में, वही धातु राजस्थान में भी मिले हुए हैं, जो राजस्थान में हड़प्पा स्थल मिले हुए हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि उस टाइम पर राजस्थान से उसका कनेक्शन रहा होगा तांबा खरीदने के लिए। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ध्यान रखना, हड़प्पा स्थल के बारे में हम बात कर रहे हैं और हड़प्पा के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्थान से संभव रूप से तांबे खरीदे जाते रहे होंगे और इसके अलावा ओमान देश से यहाँ पर तांबे का आयात किया गया होगा। तो ये सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा वासी कांसा बनाना जानते थे, जिसमें तांबा और टिन का अनुपात से मिलाया जाता था। टिन ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था और जो तांबा है राजस्थान और ओमान से। ये ध्यान रखना है, एग्जाम के बेस में इंपॉर्टेंट है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बेस पे। कहा गया कि जो सोना है कर्नाटक से, तो सोचो हड़प्पा का कनेक्शन उत्तर से लेकर दक्षिण तक रहा है भारत में अगर देखा जाए। और जो बहुमूल्य पत्थर थे, बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान से, ईरान से मंगवाया जाता था, गुजरात से मंगवाया जाता था। इसके साथ ही हम इमेज के बारे में भी बात करते चलते हैं। यहाँ इमेज में आप देख रहे होंगे ये बैलगाड़ी है और किस तरीके से यहाँ बैलगाड़ी को दिखाया गया। ये खिलौना है, लेकिन खिलौने के रूप में आप जो देख रहे हैं तो वास्तविकता में भी वहां पर ऐसा रहा होगा, तभी तो खिलौने के तौर पर देखने को मिलता है। जैसे कि आजकल जो बच्चे गांव पे खेलेंगे तो देखेंगे वो लोग चूल्हा बनाते हैं, बच्चियां चूल्हा बनाएंगी, खाने पीने का सामान रखती हैं अपना छोटा छोटा, कोई तवा बनाएगा, कोई दूसरे बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। वो कहाँ से बनाते हैं, उनके पास आइडिया तभी आता है जो रियलिटी में देख रहे होते हैं। रियलिटी में वो अपने यहाँ चूल्हा देखते हैं मिट्टी का, तो वैसे ही वो अपना बनाते हैं। तो खिलौना इस चीज का प्रतीक है कि उस टाइम पर ये चीजें थी। और यहाँ पर जो ये इमेज है, ये वाला इमेज, ये मोहर है।
उस टाइम पर ये जो मोहर बनाए गए थे, इसके डिजाइन अब जो हमें मोहर मिले हुए हैं तो उसमें काफी सारी चीजें अब हट गई हैं, लेकिन फिर भी इतनी चीजें या इतनी डिजाइनें बची हुई हैं। अब बात करते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन के बारे में। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, नगर के अलावा गांव में रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान चरवाही ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। जैसे कि अभी है, जो चरवाहे हैं दूध दही जैसी चीजें पहुंचाते हैं, किसान है अनाज पहुंचाता है। तो वही चीजें यहाँ पर भी बताई गई हैं। ये पहले के टाइम में भी इससे चलते रहे होंगे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों आदि नहीं लिखा है, मतलब इतनी चीजों के बारे में हमें अवशेष मिले हुए हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। 4700 साल पहले हल मिल चुका है और जिसका यूज आज भी होता है। बताइए, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। हड़प्पा के जितने भी स्थल मिले उनमें ज्यादातर से देखा गया और हड़प्पा वाले स्थल में कि पानी की कमी तो रहती ही रही होगी, इसलिए पानी के लिए, सिंचाई के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था उन्होंने किया ही होंगे। पानी का संचय किया हो जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ध्यान रखना है, बेर जैसे फल के बारे में जानते हैं, हिरण का शिकार के बारे में जानते हैं। इतनी सारी चीजें ऐसे लगती हैं कि हड़प्पा वाले जो वासी थे जानते रहे हैं और आज हम उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। बस ये 4700 साल पहले था। जानने में ही कितना वो लगता है कि इतने सालों पहले भी ऐसा चलता रहा है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब गुजरात में जो हड़प्पा स्थल मिले हैं जैसे कि लोथल है, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हड़प्पा और हड़प्पा स्थल में कनेक्टेड है। क्या क्या चीजें आयात निर्यात की गई होंगी, कौन लोग आए होंगे, इन सब चीजों को हम कनेक्ट करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ये गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। वहां साफ पानी मिलता था। कच्छ का जो इलाका है वहां पर साफ पानी मिलता था और धौलावीरा का नाम पानी के लिए भी आता है, ये ध्यान रखना। जमीन उपजाऊ थी। धौलावीरा में पानी भी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कितनी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि जो धौलावीरा नगर था वो 3 भागों में बटा हुआ था और जो भाग बटे हुए थे वो सभी ऊंची ऊंची दीवारों से बंद थे। उनके बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे एंटर करने के लिए और बीच में एक खुला मैदान था जो कि सार्वजनिक कार्यक्रम प्रोग्राम के लिए रहा होगा। यहाँ मिले कुछ अवशेष से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खोदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में चढ़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर देखना कि गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास एक नदी बहती थी और साबर नदी की ये उपनदी है और उसी के पास लोथल नगर बसा है। तो लोथल धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। लोथल क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर कीमती पत्थर पाए गए जो कि हड़प्पा सभ्यता के लिए इंपॉर्टेंट है।
और क्यों यहाँ पर लोथल पर ध्यान दिया जा रहा है ये भी बताया गया है। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिलते हैं। ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ दिख रहा है, इधर से जाने के लिए दिख रहा है। बताया गया है कि ये लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता रहा होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मन के बनाने का काम होता था। जो लोथल है वहां पर इमारत मिली हुई है और देखा गया कि इस इमारत में काफी सारी चीजें मिली हुई हैं जो मन के बनाने से रिलेटेड थी। तो इसलिए बताया जा रहा कि संभव रूप से यहाँ पर मन के बनाए जा रहे हैं। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। अब यहाँ मुद्रा या मोहर या मुद्रांकन, मोहरबंदी क्या है, तो इस तरीके से दिखता था। ये यहाँ पर देखिए इमेज में। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लोथल, तो लोथल में बहुत सारे पत्थरें इंपॉर्टेंट वाली मिलती थी। अगर उसको दूसरी जगह पर भेजा जाता रहा होगा तो उस पर कुछ मुहर लगाते रहे होंगे, तो वही मोहर यहाँ पर तैयार किया गया है। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर बनाए हुए हैं, थैले बंद किए, उस पर मिट्टी पोती गई, फिर उस पर मुहर लगाए गए। तो उस टाइम पर कुछ इस टाइप का मुहर चलता था। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। ध्यान रखने मुहरबंदी क्या है, और बातों को इस तरीके से घुमा करके सिविल सर्विस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप पढ़े होने के बाद भी उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, भूल सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप अपने आप में ध्यान रखना कि हम इसे भूले नहीं, तो 2-3 बार रिपीट करना। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके बाद सभ्यता के अंत का रहस्य। आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ होगा, यह अनुमान लगाकर बताया जा रहा है। लगभग 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। ये बताया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। मोहनजोदड़ो पर सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड पर चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा है, वास्तविकता क्या है नहीं पता है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, ना कि पूरी सभ्यता पर। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के फिर बस गए। तो यहाँ पर हमने बच्चों के हिसाब से सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट थे उन पर हमने ध्यान दे लिया, और इस 6 क्लास के बच्चों को जितनी चीजें जाननी चाहिए थी उतनी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। बाकी डिटेल में आप जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे और भी डिटेल में पढ़ते जाएंगे। आज के लिए आज के क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।